जरा सोचिए एक ऐसी सुबह के बारे में जब हवा में सिर्फ बारूद की गंध नहीं बल्कि बगावत की एक चिंगारी सुलग रही हो। ये वो सुबह थी जो एक पूरे साम्राज्य को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो चलिए चलते हैं सीधे उसी सुबह की कहानी में। तारीख है 14 जुलाई 1789। सुबह का वक्त है और पेरिस शहर में ना एक अजीब सा डर फैला हुआ है। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का हुक्म जो दे दिया है। हवा में एक उथल पुथल मची हुई है और फिर एक अफवाह फैलती है बिल्कुल आग की तरह कि सेना को आम लोगों पर, नागरिकों पर गोली चलाने का हुक्म मिलने वाला है। अब इस डर का जवाब क्या था? करीब करीब 7,000 मर्द और औरतें सब टाउन हॉल के सामने जमा हो गए और उन्होंने फैसला किया कि वो हथियारों की तलाश में अपनी खुद की एक सेना बनाएंगे। तो सैकड़ों लोगों की एक भीड़ वो चल पड़ी बैस्टिल किले की तरफ। ये किला, ये सम्राट की तानाशाही, उसकी क्रूर शक्ति का प्रतीक था। और फिर जो लड़ाई हुई हथियारों पर कब्जा करने की, उसमें बैस्टिल का कमांडर मारा गया, 7 कैदियों को आजाद करा लिया गया और किले को उसे ढा दिया गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, नहीं, ये एक पैगाम था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? मतलब आम लोग अपने ही राजा के खिलाफ हथियार उठाने पर मजबूर कैसे हो गए? ये हालात इतने विस्फोटक बने कैसे? चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और इसके पीछे की वजहों को समझते हैं। अच्छा, इस पूरी घटना को समझने के लिए ना हमें क्रांति से पहले के फ्रांस को देखना होगा, उस समाज को देखना होगा। एक ऐसा साम्राज्य जो बाहर से जितना मजबूत दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला हो रहा था, टूट रहा था। बात है 1774 की। लुई 16वें सिर्फ 20 साल की उम्र में फ्रांस के राजा बनते हैं, पर उन्हें विरासत में क्या मिला? एक खाली खजाना और लगातार लड़ाइयों की वजह से सर पर चढ़ा हुआ भारी भरकम कर्ज। जरा अंदाजा लगाइए, जो अमेरिकी कॉलोनियों को ब्रिटेन से आजादी दिलाने में फ्रांस ने मदद की थी, उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? 10 अरब लिवरे से भी ज्यादा का कर्ज। ये इतनी बड़ी रकम थी कि इसने पूरे साम्राज्य की बुनियाद ही हिलाकर रख दी थी। और हाँ, ये लिवरे क्या है? बस ये समझ लीजिए कि ये उस जमाने में फ्रांस की करेंसी हुआ करती थी, 1794 तक। अब देखिए, फ्रांस का समाज ना बहुत ही ज्यादा बटा हुआ था, बिल्कुल असमान। ये 3 हिस्सों में बटा था जिन्हें एस्टेट कहते थे। पहले 2 एस्टेट यानी पादरी और शाही खानदान के लोग, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा बोझ किस पर था? तीसरे एस्टेट पर। और इसमें कौन थे? देश के लगभग 97% लोग। और इस तीसरे एस्टेट के अंदर भी करीब 90% लोग किसान थे। लेकिन जमीन का क्या? ज्यादातर जमीन पर तो या तो शाही लोगों का, या चर्च का, या फिर दूसरे अमीर लोगों का कब्जा था। किसानों के हिस्से में जमीन ना के बराबर थी। असल में देखा जाए तो आम लोगों की कमर ना इन टैक्स के बोझ तले ही टूटी जा रही थी। उन्हें सीधे राजा को टैक्स देना है, जिसे टाइल कहते थे, फिर चर्च को अलग से टैक्स देना है, टाइद, और हद तो ये थी कि नमक और तंबाकू जैसी रोज की जरूरत की चीजों पर भी अलग से टैक्स लगता था। और ये जो तस्वीर है ना, ये उस वक्त के हालात को एकदम साफ दिखाती है। ये 18वीं सदी का एक मशहूर कार्टून है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे शाही लोग एक मकड़ी की तरह हैं और किसान एक मक्खी की तरह, जो बस उसके जाल में फंसा हुआ है। मतलब शोषण का इससे बड़ा प्रतीक और क्या हो सकता है? तो एक तरफ तो ये जबरदस्त शोषण था, ये पैसों की तंगी थी, लेकिन देखिए, आग भड़काने के लिए सिर्फ चिंगारी काफी नहीं होती, उससे हवा भी चाहिए होती है। और ये हवा बनकर आए 2 चीजें, भूखमरी और नए क्रांतिकारी विचार। हुआ ये कि 18वीं सदी में फ्रांस की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। 1715 में जो आबादी 2.25 करोड़ थी, वो 1789 तक लगभग 3 करोड़ हो गई। लेकिन अनाज की पैदावार उस रफ्तार से बढ़ी नहीं पाई। नतीजा, खाने की जबरदस्त कमी हो गई। और इसका सीधा असर पड़ा आम आदमी की थाली पर। रोटी, जो गरीबों का पेट भरने का सबसे बड़ा जरिया थी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगीं। खरीदना लगभग नामुमकिन हो गया। इसी को जीविका संकट कहा गया। मतलब जब जिंदा रहने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वो भी खतरे में पड़ जाएं। अच्छा, इसी उथल पुथल के माहौल में ना तीसरे एस्टेट के अंदर से ही एक नया मिडिल क्लास उभरकर सामने आया। ये कौन लोग थे? ये व्यापारी थे, वकील थे, पढ़े लिखे लोग थे जिनके पास पैसा भी था। और इनका मानना साफ था कि समाज में किसी का रुतबा उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से तय होना चाहिए। और ऐसे ही विचारों को आवाज दी जीन जैक्स रूसो जैसे फिलोसोफर्स ने। उनका कहना था कि सरकार जो है वो लोगों और उनके नुमाइंदों के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौते पर चलनी चाहिए, न कि इस बात पर कि राजा को भगवान ने भेजा है। इसी तरह जॉन लॉक ने राजा के असीमित अधिकारों वाले सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया। और मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने सरकार की ताकत को 3 हिस्सों में बांटने का आइडिया दिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये आइडियाज उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थे। और देखिए, ये नए विचार सिर्फ मोटी मोटी किताबों में बंद होकर नहीं रह गए। ये तो कॉफी हाउस में, सैलून में होने वाली गर्मा गर्म बहसों से होते हुए अखबारों के जरिए समाज के कोने कोने तक पहुंच गए। और इससे लोगों में अपने हक को लेकर एक नई जागरूकता पैदा हुई। तो इन सारी घटनाओं ने, इस आर्थिक संकट ने और इन नए विचारों ने, इन सब ने मिलकर जो क्रांति की आग जलाई, उसका असर सिर्फ फ्रांस तक ही नहीं रहा। नहीं, इसने पूरी दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। तो सबसे पहली और बड़ी बात, इसने फ्रांस में राजशाही का ही अंत कर दिया। इसने उस पूरे सिस्टम को चुनौती दी जो जन्म के आधार पर किसी को खास अधिकार देता था। और इसने पॉलिटिक्स की एक नई भाषा, नए विचारों को जन्म दिया।
इसी क्रांति के दौरान तैयार हुआ मानव और नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र। ये एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान था। इसने इस विचार को मजबूती से स्थापित किया कि सारे नागरिकों के अधिकार बराबर हैं और हर कोई बराबरी का हकदार है। और हाँ, इसने दुनिया को 3 सबसे शक्तिशाली शब्द दिए: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये विचार एक नए युग के सबसे बड़े आदर्श बन गए और इन्होंने दुनिया भर में न जाने कितने आंदोलनों को प्रेरणा दी। तो आधुनिक दुनिया का इतिहास आज़ादी और लोकतंत्र की कहानी तो है, लेकिन ये हिंसा और तानाशाही की स्याही से भी लिखी गई है। शायद ही हमें यही याद दिलाता है कि इतिहास में जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो उसकी कीमत अक्सर बहुत बड़ी होती है।